राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के 118वें वार्षिक सत्र को किया संबोधित। कहा, अब समय आ गया है कि भारतीय उद्योग बदलें अपना आकार और पैमाना। हरियाणा की ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों व घरों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को शिफ्ट करने के लिए मुख्यमंत्री ने दी सैद्धांतिक स्वीकृति। 151 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी खर्च। और प्रदेश में सफाई कर्मियों के पुनर्वास हेतु नमस्ते नामक योजना की शुरुआत। मुख्य सचिव ने कहा, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करवाना है लक्ष्य। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। एनएसएस केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण में योगदान करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय उद्योगों को अपना आकार बदलने और विस्तार करने का समय आ गया है। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग परिसंघ की 118वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि G20 बैठक, चंद्रयान 3 की सफलता और महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद हर क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों में बदलाव लाने से सभी जगहों पर भारत की चर्चा हो रही है। गृह मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का पहले मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज हम उत्पादन क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत विश्व के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा केंद्र बन जाएगा। G20 के बाद न केवल ट्रेड और इंडस्ट्री, पूरे देश के हर क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं। G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। सबसे युवा देश हमारा है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है, सबसे ज्यादा इंजीनियर अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा डॉक्टर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। गृह मंत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं और पिछले 75 वर्षों में एक राष्ट्र के रूप में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 9 वर्षों में कई बदलाव हुए हैं और ये राजनीतिक स्थिरता और निर्णयात्मक नीति के वर्ष रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति निर्माण में स्पष्टता के अलावा देश में लोकतंत्र और टीम वर्क की भावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में हम ऐसा देश चाहते हैं जो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में अमेरिका की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने वैश्विक घटनाक्रमों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने शीघ्र होने वाली भारत अमेरिका 2+2 बैठक की रूपरेखा पर भी चर्चा की।
विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से मुलाकात की। उन्होंने इस वर्ष भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया और इसे आगे ले जाने पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने वॉशिंगटन में बुद्धिजीवियों के साथ खुली और सकारात्मक बातचीत की। उन्होंने विश्व में जारी परिवर्तनों और भारत की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका भारत सामरिक भागीदारी मंच द्वारा आयोजित संवाद में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग तथा उदार आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के बारे में बातचीत की। विदेश मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उद्योग जगत में भारत की प्रमुखता से बात हो रही है। ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों व घरों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को शिफ्ट करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान कर दी है। बिजली निगम अपने खर्च पर इन तारों को शिफ्ट करेगा। इस कार्य हेतु अलग से लगभग 151 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जाएगा। दोबारा फिर लोगों को एक मौका मिले कि जो लाइनें 11 केवी की 33 केवी के घरों के ऊपर से जा रहे हैं विद इन लालडोरा आउटसाइड लालडोरा, और जो जोड़ के ऊपर से स्कूलों के ऊपर से इस जगह से जो जा रही है उनको हम अपने हेड पे हम निकालने। पहले एस्टिमेट बनते थे कि तारें हटाने का ये इतना बिल बनेगा इतना बनेगा, तो हमने अभी सीएम साहब से अप्रूवल के लिए हमने मांगी है 151 करोड़ रुपए का। एक हमने बैठ के आपस में तय करें तो सरकार पे फंड होता है तो हम खर्च करने का करते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के तहत प्रदेश में इस वर्ष 70,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा है। किसानों का रुझान इसके प्रति बढ़ रहा है और ये संख्या लक्ष्य से अधिक भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के मामले में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिजली प्रबंधन की स्थिति को बेहतर किया है और इसी का परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों में हरियाणा में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। कुसुम योजना है जिसमें ये पंप लगने का मामला है, इसमें पहले तो राजस्थान 1 नंबर था, अब शायद ये टसल राजस्थान और महाराष्ट्र में हम नंबर 2 पे आते हैं। ये हमारा छोटी स्टेट करके भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अब के हमारा 70,000 मान के चलने पर बढ़ेगा, इससे भी ज़्यादा हो गया। हमें जितने पंप मिलेंगे हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की बहुत डिमांड है। जैसे ही पोर्टल खोलते हैं विद इन आवर्स भी आपके 2-3 घंटे में हमारा टारगेट क्रॉस कर जाते हैं ज़्यादा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। मुख्य सचिव संजीव ने चंडीगढ़ में सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए क्रियान्वयन योजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र अपनाने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना की शुरुआत करना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता संरचना के संचालन और रखरखाव में प्रमुख योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना तथा उनको स्थायी आजीविका प्रदान करना है। इसके साथ ही उनमें क्षमता निर्माण कर सुरक्षित उपकरण एवं मशीनों तक बेहतर पहुंच व उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना से सीवरेज एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों के पास वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध होगी तथा स्वच्छता कार्यों में लगे हुए किसी भी कर्मी को जान नहीं गंवानी पड़ेगी। सभी स्वच्छता कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संचालित किए जाएंगे तथा कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि नमस्ते योजना में स्वच्छता कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों एवं स्वच्छता संगठनों को संचालित करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि नमस्ते योजना के तहत व्यक्ति स्तर पर सफाई से संबंधित प्रोजेक्ट पर 15 लाख रुपए के ऋण पर 5 लाख रुपए तथा स्वयं सहायता समूह के 50 लाख रुपए तक के ऋण प्रोजेक्ट पर 18.75 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने कानून का रूप ले लिया है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि विशेष सत्र में मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। इस बिल को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अधिक
मत मिले थे। इस अधिनियम के तहत 33% महिलाओं को अब संसद में आरक्षण मिलेगा। यमुनानगर के मुकुंद लाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्कूल को 5 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। देश में प्रतिदिन दर्जनों लोगों को जान खून की कमी से चली जाती है। ऐसे में सभी का दायित्व बनता है कि हम रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं आता है, बल्कि रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ होता है। ये संस्थान आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से BML कॉलेज है, मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण भी की और उस टाइम भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगता था। और मैं समझता हूँ तिलकराज चड्ढा जी का बहुत बड़ा योगदान है इस शहर में इस काम के लिए कि उन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी और उनका ही वो जो चलाया मिशन था वो आज फल फूल के इतना बढ़ाएगा कि यमुनानगर में ब्लड के लिए कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चों को इसी उम्र में जितनी जानकारी मिलती है कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं बल्कि उसके लाभ हैं, तो मैं समझता हूँ पूरे जीवन में वो काम आने वाले हैं। और आज जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप रखा, तो मैं संस्था को, प्रिंसिपल साहब को और सभी को बधाई देता हूँ। पलवल जिले के गांव किशोरपुर के किसान बुद्धराम परंपरागत खेती को छोड़कर पिछले 39 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और साथ ही बुद्धराम दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित कर अभी तक 25 से 30 किसानों को मधुमक्खी पालन करने का प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सके। बुद्धराम ने सन 1984 में परंपरागत खेती को छोड़कर मधुमक्खी पालन करने का निर्णय लिया। बागवानी विभाग द्वारा किए गए सहयोग की बदौलत बुद्धराम ने सब्सिडी पर 50 मधुमक्खी पालन के बॉक्स खरीदे और मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया। बागवानी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला ने बुद्धराम को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया। बुद्धराम मधुमक्खी के शहद, मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली राई जेली, मोम और मधुमक्खी के डंक को बाजार में बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और हम छोटे किसान जैसे इनके तो ये महान सिद्ध हुई है। हमें इसके बाद में सब्सिडी पे कम से कम 85% सब्सिडी देके हमारा उत्थान किया है। पहले मैं बहुत गरीब आदमी था, लेकिन आज इससे अपनी जीविका दुगनी या तिगनी कर चुका हूँ। हमें अनुदान के रूप में अनुदान मिलती है, हमें 50 बॉक्स तक की सब्सिडी होती है, 85% सब्सिडी देती है सरकार। और इसके बेसहारों को सहारा मिल जाता है। एक रोजगार 3 आदमियों को लग जाता है एक ही मधुमक्खी। बागवानी विभाग पलवल के अधिकारी नितेश कुमार ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रदान किए जाने वाले बॉक्स पर 85% अनुदान दिया गया है। वहीं मधुमक्खी पालन में प्रयोग किए जाने वाले औजारों पर भी किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए हम जागरूक अभियान चला रहे हैं और बागवानी विभाग से हम अनुदान राशि पर किसानों को बॉक्स दिलवा रहे हैं, जिस पर किसानों को 85% सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। जिसमें हम डिब्बों पे और मधुमक्खी कॉलोनी पे भी अनुदान राशि दी जाती है। उसमें अभी 85% की अनुदान राशि दी जाती है कॉलोनी पर भी, और जो किसान उसमें औजार इस्तेमाल करते हैं उन पर भी किसानों को हम 75% सब्सिडी देते हैं। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में आज भारतीय डेयरी और खाद्य उद्योग का अमृतकाल अवसर और चुनौतियां विषय पर 10वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में डेयरी सेक्टर का अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में डेयरी सेक्टर ने अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश में अभी 444 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, जिसे आने वाले समय में 1 लीटर प्रति व्यक्ति करने का हमारा लक्ष्य है। अभी जो लगभग 440 ग्राम पर पर्सन पर डे का है, इसको अगले 24-25 साल में बढ़ा करके 1 लीटर के आसपास ले जाना है। और इतना ही नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि आने वाले 24-25 साल में भारत से जो डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा, वो एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़ोतरी होने का चांस है।
ये सभी को देखते हुए हमें ना केवल रिसर्च बल्कि रिसर्च के साथ साथ जितना भी हमारा टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्ट्स है, जो बिजनेस है और फार्मर्स को जो सुविधा देने का ज़रूरत है, वो सारे सब मिल करके काम करने की आवश्यकता पड़ेगा। और उसमें जो हमारे NDRI ग्रेजुएट एसोसिएशन NDRI के साथ मिल करके काफ़ी सारे जो कंपनीज इनको एकत्रित करके ये जो एग्जीबिशन लगाए हैं, ये ना केवल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ना केवल NDRI में जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट हो या जो स्टूडेंट्स हो, बल्कि यहाँ के आसपास जो किसान भाई बंधु हैं उनको भी बहुत जो है कि उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि दूध उत्पादन में आज भारत विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। उन्होंने कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की अभी अपार संभावनाएं हैं। पहले के मुकाबले आज तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। डेयरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर GDP में, वो लगभग 32% है। अब हमें जैसे लग रहा है कि धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ऐसा होता क्या है, जैसे किसी भी देश का लोगों का इनकम लेवल बढ़ना शुरू होता है तो उनका जो फूड हैबिट है और फूड प्रेफरेंस है उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। और जितने भी टेक्नोलॉजी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी वो जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा, ना केवल हमारा घरेलू रिक्वायरमेंट बल्कि हमारा जो एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा, उसको भी पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पहल शुरू करेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सभी से स्वच्छ भविष्य के लिए इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान किया। स्वच्छता की इस मुहिम में जुड़ने और 1 अक्टूबर को होने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वच्छता ही सेवा वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 में भारत ने अब तक कुल 32 पदक जीते हैं। इनमें 8 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 12 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय निशानेबाज पलक ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि उनकी हमवतन ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। आज सुबह छठे दिन अपने पदकों का सिलसिला शुरू करते हुए भारत ने निशानेबाजी में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। पुरुषों की राइफल 3P टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुशाले और अखिल श्योरान शामिल थे। इससे पहले ईशा सिंह, पलक और दिव्या ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था, जबकि भारत की टेनिस जोड़ी रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी चीनी ताइपे के खिलाफ हार गए और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने मौजूदा एशियाई खेलों में हांगकांग, चीन से 1-2 से हारने के बाद कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की है। आज कई सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाजों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर महिला टीम को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिव्या ताड़ी गोल, ईशा सिंह और पलक की सफलता उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वहीं कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है और उन्होंने क्रिकेट, रोइंग व निशानेबाजी के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा में पहली बार भाग ले रही भारतीय महिला टीम का स्वर्ण जीतना ऐतिहासिक उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय नाविकों और निशानेबाजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है जो एक
प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्च भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। डेवलपमेंट एथलीट का भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग भारत सरकार वहन करती है और 3 लाख रुपया जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में, उनके लिए भी 5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर और 1,20,000 रुपये उनको अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स एक्रेडिटेड अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के कारण पदक मिल रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स से कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं और सरकार खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। अंबाला के धीन गांव के रहने वाले सरबजोत सिंह ने 19वें एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने युवक की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज अंबाला के लिए ऐतिहासिक दिन है और हर अंबाला वासी गर्व से हर्षोल्लासित है। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज अंबाला जिले के नौजवान ने शूटिंग में एशियाड का में पहला गोल्ड मेडल जीता है। आज हर अंबाला वासी सड़क से 2-2 फुट ऊपर चल रहा है। हर अंबाला वासी का सीना चौड़ा हो गया है। हर अंबाला वासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं बतौर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से सभी लोगों की तरफ से मैं उन महान खिलाड़ी को शुभकामनाएं। अपनी खुशी शेयर करते हुए सरबजोत के कोच अभिषेक राणा ने बताया कि सरबजोत पिछले 7 सालों से उनके पास आ रहा है और वे काफ़ी मेहनत करता रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज उसने एशियाड में पिस्टल शूटिंग में भारत को गोल्ड दिलाया है। वहीं सरबजोत के माता पिता भी बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि इसके लिए सरबजोत ने काफ़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जिसने अंबाला के साथ साथ भारत का नाम रोशन किया है। एक खुशी का विषय है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी, और जो परिवार है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी का विषय है कि आज उनके बेटे ने जो 7-8 साल से इतनी मेहनत की है वो आज रंग लाई है। इंडिया के टाइम से 6 बजे सुबह हमारे को न्यूज़ मिल गई थी कि उसने गोल्ड उनका आज टीम इंडिया का हो गया है, तो शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई आज दिन की जी। और जो ये बच्चा है पिछले 7-8 साल से मेरी रेंज पे यहीं पे ट्रेनिंग करता है मेरे साथ में। 2016 से आज 2023 हमें कंटिन्यू हो गए ट्रेनिंग करते हुए। और जो इस बच्चे की जो क्वालिटी है सर वो ऐसी रही है कि कभी कोई आंधी तूफान कुछ भी रहा है पर इसने कभी कोई आज तक ब्रेक नहीं किया है, और कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि वो जो टाइम की पंक्चुअलिटी होती है गेम के अंदर, एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो अनुशासन रहता है कि कभी उसने उस चीज़ खराब की हो। वो हमेशा टाइम से रेंज पे पहुंचा हो, टाइम से आगे अपना ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया। मेरे बेटे का नाम सरबजोत सिंह है, जो आज सवेरे गोल्ड मेडल जीते जी 8 बजे सवेरे के जी, जो ये गोल्ड मेडल चाइना में जीते जी। घर पे माहौल बहुत बढ़िया माहौल है घर पे जी, जो गाँव वाले का मित्र पैर आने जाने लग रहे जी। सेलिब्रेशन जी मिठाई बंटे का सेलिब्रेशन करती है जी। आज यहाँ सर अम्बाड़े का नाम रोशन किया, अपने गाँव का नाम रोशन किया जी। पहले तो सबसे पहले तो अपना गाँव हुआ जी, उसके बाद अम्बाड़ा जी, उसके बाद सारे इंडिया जी। विश्व हृदय दिवस पर आज जिला फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में हृदय रोग बचाव शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों तथा आम नागरिकों को हृदय रोग से बचाव के उपाय बताए गए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारत ने बताया कि लोगों को समय समय पर अपने हृदय की जांच करवाते रहना चाहिए और मदिरापान, धूम्रपान आदि नहीं करना चाहिए। हेल्थ इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार नागरिक अस्पताल द्वारा समय समय पर लोगों को बीमारियों से बचने के लिए सचेत किया जाता है। इसी कड़ी में हृदय रोग दिवस पर लोगों को हृदय रोग से बचाव के लिए जानकारी दी गई। सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, जिसमें हार्ट को जो अपना हार्ट है उसको कैसे हेल्दी रखा जा सके और क्या क्या बीमारियां हैं, जो बीमारियां हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है, खान पान का कैसे ध्यान, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस किया जाता है। हार्ट के बारे में जानकारी देने के लिए लोगों के बीच
हार्ट को कैसे लंबा चला जा सके, इसमें कोई साइड इफेक्ट न हो, कोई बीमारी न इसको ग्रसित कर ले। इसे बचाव के लिए अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। इसके तहत हम हर जगह एक्टिविटी करते हैं, स्कूल में बच्चों को सुनाते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि इस शिविर में उन्हें हृदय से संबंधित आवश्यक जानकारियां दी गई हैं, जिसका वह पालन करेंगे तथा सरकार के इस कदम की वह सराहना करते हैं कि सरकार द्वारा ये शिविर लगाकर दिल के रोगों से बचने के उपाय बताए गए। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई और जिन मरीजों को हृदय का रोग है उन्हें मुफ्त दवाइयां दी गई, उनका मुफ्त इलाज के लिए उन्हें कहा गया। और डॉक्टरों ने हमें बताया कि हमें अपने हृदय को किस प्रकार स्वस्थ रखना है। हमें बताया गया कि हमें नशा, जो आजकल ये नशा ज़्यादा चला है, इस नशे से दूर रहकर प्रतिदिन व्यायाम करना, सैर करनी, योग करना। और जो ये आजकल देखते हैं कि जो नई जनरेशन है ये फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो हम इस फास्ट फूड को कम करके जो पौष्टिक आहार है उसका सेवन करना चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रकार अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहिए, इसके लिए हमें सीखने को मिला कि मतलब व्यायाम करना चाहिए और फास्ट फूड वगैरह, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि डेली सुबह उठकर व्यायाम करेंगे और कोई नशीली चीज़ें जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पिएंगे, जिससे हमारा हार्ट तंदुरुस्त रह सके। आज विश्व हृदय दिवस है। ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हृदय रोगों की रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1972 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन विश्व स्वास्थ्य संघ ने विश्व हृदय दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है यूज हार्ट नो हार्ट। सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक है हृदय का स्वस्थ होना। हृदय को स्वस्थ रखने में कई कारकों का योगदान होता है। व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना, तनाव को कम रखना और खान पान, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं कि हृदय का स्वास्थ्य कैसा होगा। इनमें सही पोषण और संतुलित आहार बेहद महत्वपूर्ण है। असंतुलित खान पान हृदय की सेहत को प्रभावित करता है और हृदय रोग का कारण बनता है। हेल्दी हार्ट के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट की बात करें तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स होने चाहिए, जो काफ़ी मात्रा में इसका सोर्स आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए। आपकी डाइट में फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और कैलोरीज जितनी लेनी चाहिए आपको, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। अकॉर्डिंग जितना भी आप एक्सर्शन कर रहे हैं या जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कैलोरी इंटेक रखना चाहिए। जो आप जंक फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं या ऑयली फूड लेते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं या सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे स्वीटनर्स होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, इसका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम लेने चाहिए, अगर ले तो टोन मिल्क हो, ऐसा आप ले सकते हैं। आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। अगर आप पूरे दिन में 2 से 4 सर्विंग्स लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सही खान पान न लेना हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असंतुलित भोजन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ता है। HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। अधिक वसा और तेल युक्त भोजन के सेवन से रक्त वाहिनियों में प्लाक एकत्रित होने लगते हैं। हृदय धमनियों में अवरोध से हृदयाघात का खतरा भी बढ़ जाता है। जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उस ऑयल को आपको कम से कम क्वांटिटी में यूज करना है और कोशिश करें उसको रिपीटेडली आप बॉईल ना करें। तो उससे क्या होगा कि जब रिपीटेड ऑयल बॉईल होता है तो उसमें आपका ट्रांस फैटी एसिड्स या जो फैटी एसिड्स ऐसे वाले होते हैं जो आपकी हार्ट डिजीज को प्रोन बनाते हैं या वर्सन करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। तो आपके ओवन बेस या माइक्रोवेव बेस्ड चीज़ें आती हैं, उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी जगह डेवलप होती है, स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड्स या फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका भी सेवन आपको कम से कम करना है। अगर आप अपना हेल्दी डाइट रखेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो चांसेस हैं आपको हार्ट डिजीज आने के चांसेस कम रहेंगे और आप अपने लेवल पे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं।
हृदय की सही देखभाल करें, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पौष्टिक व संतुलित आहार लें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।